धन्यवाद सोमदेव भाई। परम आदरणीय आचार्य जी, आचार्य तरुण जी, ध्रुव जी, सतीश अत्री जी, पूरी संगीत मंडली, गांव के मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, गुरुकुल के ब्रह्मचार्य, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और आज एक बहुत ही अलग सी वेला में एक अलग ही आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूं। उसका कारण ये है कि जब हम बात करते थे मेवात जिले की ना, वहां बैठे तो मेवात मेरा आना बहुत कम हुआ है। पहली बार अगर मैं सही से मेवात में आया था तो सोमदेव ने ही मुझे पहली बार बुलाया था 2021 और 22 में, जब ये कोरोना का दौर चल रहा था और यहाँ के साथियों को, लोगों को जगाने के लिए हमने एक स्कूल में ही, आपका स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल है, वहाँ एक सभा की थी। तो जब भी हमारे उस तरफ के हरियाणा में जिक्र होता है, चंडीगढ़ में जिक्र होता है और जिलों की बारी आती है कि कौन सा जिला कहाँ पर है, तो मेवात नूह का जब जिक्र आता है तो वो ये कहते हैं कि वो ना पिछड़ा हुआ इलाका है, ऐसा कहते हैं वो लोग। लेकिन मैं जब यहां आया तो अभी आते हुए इधर बिसर की साइड से मैं आ रहा था, भाई अशोक के घर से हम लोग आते हुए आए थे, और जब हम यहां पहुंचे तो मुझे एक बहुत ही कमाल की चीज नजर आई। और मैंने अपने साथियों से, रविंद्र भाई से, और जो गाड़ी में बैठे थे नरेंद्र जी, नमन, उन सबसे एक बात कही कि यार ये लोग कहते हैं कि ये इलाका पिछड़ा हुआ है, लेकिन मैं इस इलाके को अभी ऐसा मान रहा हूं कि यहाँ के लोग अभी ओरिजिनल बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की गलियों में अभी मिट्टी मौजूद है। तो मैं इसको पिछड़ा हुआ नहीं मानता, मैं इसको अभी धरती से, धरती माता से जुड़ा हुआ मान रहा हूं। और कोई जगह अगर ऐसी जुड़ी हुई हो तो वो मैं ये समझता हूं कि भारत के लिए बहुत गौरवशाली जगह होगी, जहां पर अभी भी छतों के ऊपर हमको गोबर के कंडे नजर आ जाते हैं, और जहां हमारी गौ माता हमारे को नजर आए, या घरों में हमारे यहाँ पशुधन नजर आए। क्योंकि हमारे वहां जहां जहां लोग ये कहते हैं ना कि यहाँ विकास आ गया है, वहां हमारे बच्चे मिट्टी में खेलने के लिए तरसते हैं बेसिकली। और फिर जब बात आई जन जागरण की, भारत माता जन जागरण, भाई मां शेरावाली का जागरण सबने सुना था कि रात भर लोग जागेंगे, मां शेरावाली की आरती गाएंगे, पर पूरी रात जाग करके भारत माता की आरती गाएंगे, इस मामले में तो मेवात प्रथम आया पूरे भारत में, पहले नंबर पर आ रहा है। तो इसके लिए मेवात सबसे अग्रणी जिले के तौर पे उभर कर आया पूरे हरियाणा में, और इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि गांव के लोगों ने मिलकर के इतना शानदार आयोजन किया है कि आप बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि देश के साथ क्या हो रहा है। और आज अगर ये चर्चा कामयाब रहती है, और मैं ये समझता हूं कि अगर हम जुड़ पाए आप लोगों से, तो आपको अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना है इसकी दिशा तय करेगा ये जागरण। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो बच्चा जहां से बिलोंग करता है, अपने पैतृक गांव में जहां उसका जन्म हुआ है, वहां के लोग उसे सबसे कम सुनते हैं। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि एक काम करना, अगर लोगों को समझाने जाओ तो अपने गांव, अपने पड़ोस और अपने रिश्तेदारों को कम समझाना, पहले मत समझाना, क्योंकि वो सबसे कम समझेंगे। दूर के लोगों को समझाना, वो ज्यादा समझ आएगा। लेकिन यहाँ सोमदेव आप सबसे इतना अच्छे से जुड़ पाया है, इसके लिए सोमदेव और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सबके लिए जोरदार तालियां। दूसरा, आपको गीत के माध्यम से गुरुजी ने बड़े शानदार तरीके से बताया आपको कि क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं, और मेरे बाद भी आपको इसके बारे में पूरी चर्चाएं सुनने को मिलेंगी। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने के लिए सोमदेव यहां उपस्थित रहेगा ही।
परंतु कुछ चीजें जो हमको हमेशा के लिए ध्यान रखनी होती हैं, अपनी औलादों के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए, उस पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। किसी भी गांव की बसासत को अगर आप देखोगे कि कोई गांव उस जगह पर क्यों बसा था, तो उसके पीछे उस आबादी की एक सोच होती है। पहली चीज कि क्या हमें वहां भरपूर खाने को मिलेगा, पेट भरने को क्या वहां भरपूर अन्न पैदा हो सकता है, पहली चीज ये देखी जाती है। दूसरी चीज ये देखी जाती है क्योंकि पानी के बिना हम कभी भी जीवित नहीं रह सकते ज्यादा लंबे समय तक, तो क्या वहां पानी सफिशिएंट मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा। और तीसरा, क्या वहां की हवा हमारी अगली पीढ़ी के लिए बहुत प्रदूषित तो नहीं है। ये चीजें देखने के बाद ही एक आबादी तय करती है कि हमें उस एरिया में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो जगह रहने लायक है या नहीं रहने लायक है। इसके बाद बाकी चीजें आती हैं कि वो सड़क से कितना दूर है, समंदर से कितना दूर है, पहाड़ से कितना दूर है, रेतीला है या पथरीला है, वो सब चीजें बहुत बाद में आती हैं। पर क्या वहां जिंदा रहना संभव है, ये जरूर देखा जाता है। तो मैंने जो अपने जीवन में देखा, मैं उसका अनुभव आपको बताता हूं कि अपने गांव में कभी भी किसी चीज की जरूरत हमको बाहर से लेने की, लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कभी भी नहीं। अनाज हमारे पास अपना, दालें हमारे पास अपनी, पानी हमारा अपना, फलों के पौधे हमारे अपने, सब्जियां हमारी अपनी, खेत में सारी पैदावार हो गई। इसके बाद अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मीठा, हमने अपना गन्ना उगाया, अपने गन्ने के साथ में अपना कलेसर कोल्हू है, अपना ही मीठा भी अपना बना लिया। अपने खेत में मिर्च उगाई, अपना तीखा भी हो गया। केवल नमक बाहर से लाना पड़ रहा है। कपड़े हमारे पास अपने। क्या आपने अपने गांव में हथकरघा देखा है? अपने हाथ से ही दरिया बनाने का, कपड़ा बनाने का, किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करेंगे। आप सब ने भी देखा है। अब इसका मतलब यह हो गया कि ये चीजें हमारे पास थी, और गांव में एक दूसरे के साथ हमारा संबंध जो होता था वो इस तरह का होता था कि हम लोग एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं होते थे। मतलब हमें एक दूसरे से आगे नहीं भागना था, हमें एक दूसरे को पूरा करते होते थे। कि किसान ने गेहूं बोया, उसने एक हिस्सा नाई को दिया, एक हिस्सा कुम्हार को दिया, एक हिस्सा लोहार को दिया, एक हिस्सा चमार को दिया, एक हिस्सा वाल्मीकि को दिया, एक हिस्सा सुनार को दिया। जितने भी आसपास काम करने वाले लोग हैं वो अपना अपना हिस्सा ले जाएंगे। किसान की मेहनत सब में बट जाएगी, सबकी मेहनत पूरे गांव में बटेगी। इस तरह का एक प्रचलन हुआ करता था। और ये बात जब आप इतिहास में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आपको एक प्रश्न सबको याद होगा कि आपको किताबों में पढ़ाया जाता है, हम सबको पढ़ाया गया है, भारत की खोज किसने की थी, है ना। अब वो आप देखो, छोटे छोटे बच्चों को पता है वास्को डी गामा ने की थी। विदेश मंत्री पूछोगे इनको नहीं मालूम है, पेट्रोलियम मंत्री पूछोगे इनको नहीं मालूम है, पक्का नहीं पता ना किसी को। अभी आज क्या है हमारे देश में चल रहा है किसी को, बच्चे को नहीं पता है। बट भारत की खोज किसने की थी ये वास्को डी गामा का नाम पता है सबको। अच्छा, खोज किस चीज की जाती है? या तो कोई चीज नई बनाई हो या कोई चीज गुम हो गई हो। तो भारत कहीं गुम थोड़ी हो गया था कि किसी को खोजा किसी ने। वो तो थे ना हमेशा से यहां पर, है ना, हम लोग तो थे। तो वो कौन आदमी था जिसने कहा कि भारत की खोज किसने की? ये बड़ा सवाल है। फिर खोज करने के बाद उसने किया क्या? उसने देखा क्या?
हमारे गांव में अभी कोई डॉक्टर है क्या? कोई बीमार हो जाए दवाइयां वगैरह देने के लिए है कोई? एक डॉक्टर होगा या दो हैं? 4-5 हैं। हमारे बुजुर्ग बताएंगे आज से 20 साल पहले कितने डॉक्टर थे यहां? हाँ जी, कितने थे? वैद्य थे, डॉक्टर नहीं था। एक भी डॉक्टर नहीं था। कोई इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर नहीं था ना। अच्छा, बीमार पहले ज्यादा होते थे या अब ज्यादा होते हैं? अब ज्यादा होते हैं। मतलब जब डॉक्टर नहीं था तब बीमार नहीं होते थे, डॉक्टर आए तो बीमार होने शुरू हुए, है ना। जब पुलिस गांव में नहीं घुसती थी तो गांव में अपराध नहीं होता था। कोई नशा नहीं बिकता था, कोई दारू नहीं बेचता था, कोई अफीम नहीं बेचता था, कोई दूसरा अपराध नहीं करता था, चोरी नहीं होती थी। लेकिन जब आसपास पुलिस का थाना बना तो ठेके भी खुल गए और दारू भी बिकनी शुरू हो गई अवैध तरीके से, और अपराध भी होने लग गए। यानी पुलिस आई तो अपराध आया, डॉक्टर आया तो बीमारी आई। ठीक है। अच्छा, आज से 30 साल पहले आप अपने भारत, अपने गांव को देखोगे, 40 साल पहले देखोगे। मैं जब छोटा था, जैसे मेरी उम्र लगभग 45 साल होने वाली है, तो 45 साल का मैं हूं, तो पिछले 35 साल का तो मुझे ध्यान है ही सारी बातें। मेरे दादाजी की 8 संतान हैं। मेरे दादाजी की 8 संतान हैं। मेरे पिताजी की हम 5 संतानें हैं, और उनमें से कोई भी बेरोजगार नहीं है। लेकिन जिसकी आज एक एक संतान है, सबकी बेरोजगार है कि नहीं? उनमें से जो 8 संतानें थी, उनमें से केवल 2 या 3 पढ़े लिखे हैं, बाकी अनपढ़ हैं ज्यादातर। यानी जब ज्यादातर अनपढ़ हैं तो सभी हाथ के पास काम है, लेकिन जब ज्यादातर पढ़े लिखे हैं तो सभी बेरोजगार हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पढ़ाई आई तो बेरोजगारी आई, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बेरोजगारी। यानी ये कैसी पढ़ाई है जो हमारे बच्चों को यह बता रही है कि हम लायक नहीं है। मैंने अभी अभी थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी हरियाणा सरकार की, और मुख्यमंत्री है हमारा खच्चर साहब, खट्टर साहब, चमड़े की जबान है, फिसल जाती है कभी कभी। तो वो जो खट्टर साहब हैं, वो ये कहते हैं कि हमने योग्यता के आधार पर नौकरी दी। क्या बोलते हैं? योग्यता। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-3 साल के, 2-2 साल के, 1-1 साल का बच्चा है, ये परमात्मा ने आपके घर में कबाड़ भेजा है क्या? हम बच्चे को परमात्मा का रूप मानते हैं, हर कोई। परमात्मा ने अपना रूप भेजा हमारे घर में, अल्लाह ने नूर बख्शा, ऐसा बोलते हैं ना, है? मुसलमानों के घरों में ऐसा बोलते हैं, मतलब वो अपना अपना तरीका है बोलने का, लेकिन असली ये है कि वो अल्लाह का नूर कहो, परमात्मा का रूप कहो, बात तो एक ही है। वो हमारे घर में आया, और थोड़े दिनों के बाद जब वो बड़ा हो जाए, वो ऐसी पढ़ाई पढ़े जो सरकार ने तय की। स्कूल में क्या पढ़ेगा ये किसने कहा? सरकार ने कहा ना। मास्टर जी किसने भेजे वहां? सरकार ने भेजे। जितनी सुविधाएं दी किसने दी? सरकार ने दी। तो फेल कौन हुई? सरकार की बच्चा? सरकार फेल हुई कि बच्चा फेल हुआ? सरकार फेल हुई ना। वो सरकार ये कहती है कि ये बच्चा अब अयोग्य नहीं है, अयोग्य हो गया, मतलब ये योग्य नहीं बचा। जब वो छोटा था तो वो परमात्मा का रूप है, बड़ा होने के बाद वो अयोग्य कैसे हो गया भाई? क्लास के अंदर, स्कूल में कौन कौन, किस किस के घर में बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। जिसके घर में बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, हाथ खड़ा करेंगे।
इतने सारे लोग हैं। अब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके टीचर कभी खुश हुए आपके बच्चों से कि बहुत नंबर है भैया, अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है? ऐसा कहा किसी ने? किसी टीचर ने आज तक किसी भी बच्चे को यह नहीं कहा कि तुम बहुत पढ़ते हो, अब तुम्हें और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे को हर टीचर हर क्लास में हर पेपर के बाद एक ही बात बोलता है, थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और जोर लगाओ, तुम कर सकते हो, तुम में दिमाग है, यू कैन डू बेटा, है ना? ऐसे ही पढ़ते हैं। कभी किसी बच्चे को यह फील नहीं होता अंदर से कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे ऊपर पैसा खर्च किया या जो मेरे ऊपर जोर लगा रहे हैं मेरे टीचर, वो काफी है। जिस बच्चे को जिंदगी भर यह कहा जाए, बचपन से लेकर उसके 25-30 सालों तक लगातार दिन रात एक बात सिखाई जाए कि तुम काफी मेहनत नहीं कर रहे हो, जितनी तुमको करनी चाहिए, तुम उस लायक नहीं हो, तुम उस लायक नहीं बने हो, वो बच्चा अपने जीवन में समाज के लिए, माँ बाप के लिए, किसी देश के लिए कुछ कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर तो बचपन से यही चीज जा रही है ना कि मैं तो लायक नहीं हूं। और अभी खट्टर ने बोल दिया कि हमने तो योग्यता के आधार पर नौकरी दे दी। मैंने कैलकुलेशन किया। क्या कैलकुलेशन किया? कि कितने बच्चे इस देश में योग्य हो सकते हैं, यह कौन तय करेगा और यह प्रतिशत कौन बताएगा? मेरे घर में एक बच्चा है या 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, मेरे तो 4 बच्चे अगर हैं तो 4 के 4 मुझे बराबर प्यारे लगते हैं। 4 के 4 मेरे लिए तो परमात्मा का रूप है, 4 के 4 मेरे लिए तो योग्य हैं, 4 के 4 योग्य हैं। जब मेरे 4 के 4 योग्य हैं, मैंने आज तक एक भी मां ऐसी नहीं देखी। कोई मां बैठी है यहां जिसका बच्चा बहुत सुंदर हो? है किसी की मां? है कोई? अच्छा, कोई मां है जिसका बच्चा बहुत बदसूरत हो? है कोई? अरे समझो ना, हाँ भाई, अरे खुल के बोलो ना। सभी को बच्चे अच्छे लगते हैं अपने। ताई कह रही है कि सबको अपने बच्चे सबसे प्यारे लगते हैं। हर मां को, चाहे उसका बच्चा परमात्मा ने उसको कैसा ही भी दिया है, उसके लिए वो चांद का टुकड़ा है, सबसे सुंदर बच्चा होता है। यानी कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि किसी की मां, कोई मां है जिसका बच्चा बहुत सुंदर हो, तो सब माओं को हाथ उठाना चाहिए था कि हमारा बच्चा सबसे सुंदर है, क्योंकि सबको अपना बच्चा सुंदर लगता है। अब यह बताओ कि कोई मां है जिसका बच्चा नाकाबिल है, बेकार है? कोई भी ना है, लेकिन सरकार कहती है। हैं? अब मैंने ये कैलकुलेशन किया, 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। कितने बच्चों ने? 25 लाख। और नौकरी कितने बच्चों को मिली? टोटल 10,000 बच्चों को भी नहीं मिली। 5 साल में कुल 10,000 बच्चों को भी नहीं मिली। 10,000 ऊपर रखो, 25,000 नीचे, गुना करो 100 से, आपको पता चलेगा 0.1% से भी कम का आंकड़ा बनता है ये। इसका मतलब खट्टर ये कह रहा है पूरे देश के मां बाप को, पूरे हरियाणा के मां बाप को, कि 99.9% बच्चा नाकाबिल, कबाड़, बेकार है। और जो काबिल है ना, वो भी सिर्फ चपड़ासी, क्लर्क, ग्रुप डी, 3rd क्लास और 4th क्लास की नौकरी के लायक है बस। वो ऐसा कहना चाह रहा है। जनता सरकार मोर्चा ने ये देखा, क्या ये सारा का सारा जो हो रहा है ये अपने आप से हो रहा है या फिर किया जा रहा है? अगर इसकी खोज करी जाए तो चीजें ठीक की जा सकती हैं।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा गौर फरमाइएगा और उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको पता चल जाए कि आपके गांव में या आपके समाज में कोई चीज बहुत खराब है और वो भविष्य में आपके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर सकती है, और आपको पता चल जाए कि ये चीज ठीक की जा सकती है, तो क्या वो चीज ठीक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताइए। करनी चाहिए। अगर वो चीज खराब की है परमात्मा ने, यानी अगर वो चीज खराब हुई है अपने आप, तो वो ठीक भी अपने आप हो सकती है। लेकिन अगर वो चीज खराब करी है किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने या किसी ग्रुप ने या लोगों ने, तो अगर किसी ने खराब करी है तो वो ठीक अपने आप होगी या करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। करने के लिए आपके गांव में ठीक करने के लिए कौन आएगा? प्रधानमंत्री आएगा? नहीं आएगा। मुख्यमंत्री आएगा? नहीं आएगा। कोई एमएलए एमपी आएगा? नहीं। जिला पार्षद आएगा? नहीं आएगा। पटवारी आएगा? तहसीलदार आएगा? एसडीएम आएगा? डीसी आएगा? स्कूल का मास्टर आएगा? बाहर से कोई आएगा? बाहर से तो कोई आएगा नहीं, और हम करेंगे नहीं, तो वो कभी ठीक होगी? एक चीज सोचो ना, आपके गांव में कोई चीज खराब हो गई, बाहर से कोई उसको ठीक करने आएगा नहीं, और हम उसको ठीक करें नहीं, तो क्या वो कभी ठीक होगी? बताइए जरा। नहीं होगी ना कभी भी ठीक। तो ठीक करने के लिए पहले तो पूरे गांव को इसके ऊपर अपने आप चर्चा करनी पड़ेगी, फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई खराब किसी ने भी करी हो, आरोप प्रत्यारोप का समय गया, अब तो समस्या का कारण ढूंढो, और अगर कारण मिल जाए तो उसको जड़ से मिटा दो। समस्या का कारण जड़ से मिटा दो, समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों जी? समस्या का कारण हटा देंगे तो समस्या खत्म। समस्या खत्म मतलब समाधान हो गया। और समाधान के लिए क्या चीज जरूरी है? समस्या की समझ। क्या चीज जरूरी है? बताइए, क्या चीज जरूरी है? समस्या की समझ, क्योंकि समझ ही समाधान है और नासमझी ही समस्या है। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं हो, क्या बोला मैंने? यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं हो तो आप ही समस्या हो। यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको समस्या समझनी है, नंबर 2 आपको समस्या का समाधान कारण ढूंढना है, और फिर कारण को मिटा देना है, समस्या का समाधान हो जाएगा। अब सबसे पहले अपने गांव के अंदर दौड़ोगे तो सबसे पहली समस्या आपको एक चीज मिलेगी कि आपके गांव के अंदर, हमारे गांव के अंदर बेरोजगारी का बुरा आलम है कि नहीं? नंबर 2 क्या है आलम? आपस में एक दूसरे के बीच झगड़ा बहुत है। तीसरी समस्या क्या है? बच्चे हमारे 24 घंटे मोबाइलों पर लगे हुए हैं और कुछ भी उसमें काम का नहीं आता है। चौथी चीज क्या है? आजकल गांव में नशा भी मिलने लग गया है, हर घर में मिलने लग गया है। पांचवी चीज क्या है कि आप लोग जितना मर्जी पैसा कमा लो, पूरा ही नहीं पड़ रहा, खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। छठी समस्या क्या है? जब भी राजनीति का समय आता है, वोट करने का समय आता है, उस टाइम पर हमारे बीच में द्वेष क्लेश बढ़ जाते हैं। ऐसा रहता है। इनसे भी बड़ी समस्याएं आपके सामने खड़ी हैं। ये तो बड़ी समस्या आपको नजर आ रही हैं, और बड़ी समस्या क्या है वो बताते हैं। गांव में जितने भी घर हैं, कितने घर होंगे हमारे गांव में? इसमें
कितने घर हैं सरपंच साहब? 4600 घर या वोट? 4600 वोट का मतलब हो गया लगभग 1000 घर हो गए। हाँ, लगभग 1000 घर हो गए। मैं आपको पूरी गारंटी से यह बात कह रहा हूं, अगर आपके गांव में 1000 घर हैं, उसमें से 950 घरों में आधे से ज्यादा लोग हर महीने बीमार पड़ते हैं। पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? और यह बीमारी आज से 5 साल पहले कम थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मतलब 5 साल पहले बीमारी कम होती थी, अभी बीमारी बढ़ रही है और आने वाले समय में पूरा का पूरा परिवार बीमार पड़ने वाला है। यह आपकी अगली समस्या है सबसे बड़ी। दूसरी बड़ी समस्या, हमारे देश के अंदर अनाज की कमी होने वाली है। पता है आपको यह बात? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। हमारे देश में अगर 2 साल तक भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ जाए, यानी युद्ध, महामारी, कोई अकाल, सूखा, बाढ़ या कुछ भी ऐसी चीज आ जाए जिसमें फसल पैदा ना हो, तो हमारे देश में एक प्रोविजन था कि हम एफसीआई के पास 2 साल का अनाज इकट्ठा रखते थे। हमारे मोतीलाल जी ने, मोतीलाल समझते हो? मोतीलाल, अडानी का पालतू कुत्ता। अडानी का कुत्ता कौन? मोतीलाल। उसने एक ऐसा प्रोविजन निकाला कि देश की सरकार ने आदेश पारित कर दिया कि अब से एफसीआई के अंदर, एफसीआई के गोदाम में अनाज स्टोर नहीं रखेंगे। अब हम सारा अनाज साइलोज में अडानी को देने वाले हैं। अनाज चला जाएगा प्राइवेट कंपनियों के पास। आपके गांव में पहले कुआं होता था क्या? अभी भी है? पानी है उसमें? पानी लाते हो आप वहां से या टंकी का आता है? तो जो कुआं है उसको बंद कर दिया, ढक दिया अभी उसको। उन ऐसे पत्थर वगैरह पड़े हैं उसके अंदर, पानी नहीं है उसमें, गंदा हुआ पड़ा है। वो जो पड़ा है, स्टोर पड़ा है, वो ताजा पानी नहीं निकलता है। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे गांव में पीने का पानी अपना नहीं है। पानी कहां से आता है? टैंकर से आता है या टूटी का आता है? टैंकर से आता है। अब अगर मान लो सरकार या जो पानी के टैंकर का माफिया है वो पानी देना बंद कर दे, तो क्या करेंगे? मरेंगे तिसाए। और क्या करेंगे? है भाई? अगर मान लो वो पानी देना बंद कर दें तो वो कहेंगे कि मरेंगे तिसाए भाई, चलो तिसाए मर जाएंगे। अनाज भी खत्म हो जाए तो फिर भूखों मर जाएंगे। और बारिश तो होएगी नहीं। देखो बारिश कहां होगी? जहां बारिश नहीं चाहिए वहां बारिश होगी, जहां बारिश कम चाहिए वहां ओले पड़ेंगे, जहां बारिश ज्यादा चाहिए वहां सूखा पड़ेगा। ये अगर आपने 3-4 महीना पहले भारत सरकार की रिपोर्ट पढ़ी हो तो उन्होंने अखबार में प्रदर्शित करके बताया था, छाप करके बताया था, प्रकाशित करके, कि हम लोग कृत्रिम बारिश कर सकते हैं। जहां जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश की जा सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को भूखो तो छायो मारनो है तो फिर बारिश ना हो यहां, और टैंकर भी ना आए और कुएं से भी ना मिले। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होने वाला है, ये पूरे देश में होने वाला है। अगर एक गांव में पानी है और दूसरे गांव में पानी नहीं है, तो जहां पानी नहीं है वहां वाले लोग वहां भागेंगे जहां पानी है, फिर वहां के लोगों के साथ लड़ाई बजाएंगे।
और फिर वो कहेंगे हिंदुओं ने मुसलमान को मार दिया या मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, या मतलब फिर लड़ाई चल पड़ेगी। मतलब आपका गांव तो पूरे देश में जो नूह की जो हिस्सा थी, जो लड़ाई यहां बजी थी, जो हिंदू मुसलमान का दंगा करवाया था सरकार ने, उस दंगे को रोकने में आपके गांव का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मतलब जब सामने आकर के सोमदेव ने यह कहा कि हमारे गांव के मुसलमानों ने हमारे हिंदू लोगों को बचाया था आगे खड़ा होकर के, तब पूरे देश में यह संदेश गया था कि असल में जो ये हमलावर थे, जो ये गुंडागर्दी कर रहे थे, ये सरकार के लोग थे, ये किसी जाति धर्म के लोग नहीं थे। यहां से क्लैरिटी आई बहुत से लोगों को। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ, कल को किसी आदमी के साथ झगड़ा हो जाए, ये उसको जात धर्म का रूप ना दे दें, इसकी कोई गारंटी है? ये तो देंगे ना पूरा। चलिए, आपके पास अपना पानी नहीं है, आपके पास अपना खाना नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है हमारे पास अपने गांव में सांड कितने हैं? एक भी ना। जोटे कितने का है? जो गांव में खागड़ बोलते हैं हम लोग हमारे वहां, यहां आप लोग क्या बोलते हैं? बैल, यहां सांड बोलते हैं। हर गांव के अंदर हमारे जानवरों को नए दूध करने के लिए, बीज संरक्षण, बीज संवर्धन के लिए हम लोग स्पेशल प्रोविजन रखते थे। अभी गांव में वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी खेत का बीज अपने पास नहीं है, डंगरों का बीज अपने पास नहीं है, और हमारे बच्चों को जो खिलाया जा रहा है, कितनी दुकानें हैं गांव में? पूरा बाजार है। उस बाजार में आपने कभी देखा एक भी चीज ऐसी है जो खाने के लायक हो? पैकेट का जो खाना है उसमें कौन सा तेल इस्तेमाल होता है, कभी देखा है? देखा है क्या? अत्री जी अपने गीत में एक बात बोल रहे थे, अगर आपने देखा हो, जीएमओ आएगा। जीएमओ, जीएमओ किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। जीएमओ किस किस को मालूम है? पीछे वालों को पता है, पूरे गांवों को नहीं पता। चलिए मैं आपको जीएमओ बताता हूं, क्योंकि आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। जी जेनेटिकली, एम मॉडिफाइड, ओ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये असल में आपने कभी पहले अमेरिकन गाय का नाम सुना है? खच्चर सुना है? खट्टर नहीं, खच्चर। खच्चर किसको कहते हैं? अरे मुख्यमंत्री को नहीं। बताओ, न कहते खच्चर, मुख्यमंत्री को कहते? सभी थोड़ी कहते हैं, वो तो मेरी जबान फिसल जाती है कभी कभी। मैं बताता हूं, देखिए, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, उससे वजन नहीं उठाया जाता। गधा बहुत वजन खींच लेता है, वो तेज नहीं दौड़ सकता। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनके डीएनए के अंदर चेंज करके एक स्ट्रैंड ले लिया घोड़े का, एक स्ट्रैंड ले लिया गधे का, और दोनों के मिश्रण से जब प्रजनन प्रक्रिया में उसको यूज किया गया, तो वहां से जो पैदा हुआ वो एक ऐसा जानवर हुआ जो घोड़े से थोड़ा कम दौड़ सकता था और गधे से थोड़ा कम वजन खींच सकता था। तो वजन भी खींच लेता था और दौड़ता भी था। वो खच्चर बना, अमेरिकन गाय की तरह। यानी वो अमेरिकन गाय वैसे गाय बोलेंगे, है नहीं है वो गाय, उसको नाम दिया गलत। वो हम लोग तो सुअर बोलते हैं उसको, और वो कहते हैं दूध ज्यादा देगी। ऐसे ही इन्होंने कुछ चीजों के डीएनए बदल दिए और हम लोगों को खाने के लिए दे दिया। जैसे एक टमाटर देखा होगा, लाल लाल, आपने, सुंदर सा गोल गोल होता है, उसमें उन्होंने मछली का जीन डाल दिया। तो जो लोग शाकाहारी थे वो बड़े खुश होकर खाते हैं टमाटर, लेकिन उनको नहीं पता कि वो मछली खा रहे हैं टमाटर के अंदर ही। ठीक है। फिर शिमला मिर्च जितनी भी है, एक गोल गोल सुंदर हरे हरे खीरे आते हैं बाजार में ना, सुंदर सुंदर, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। कपास का होती है इधर, कपास थोड़ी बहुत, कपास जहां होती है उधर भिवानी के एरिया में,
वहां कपास आजकल होती है इस देश में बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन के अंदर भी एक एक कीड़े का नाम है, आप सर्च करेंगे उसको पता चल जाएगा आपको। वो जो कीड़ा है उसका डीएनए का स्ट्रैंड उसमें बीज में डाल दिया, जिससे कि उसको कहते हैं कि वो वाला कीड़ा नहीं लगता उसमें, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उससे जो तेल बनता है, कपास से जो बिनोला निकलेगा, बिनोले से तेल निकलेगा, उसको कॉटन सीड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नए बच्चों के लिए बता रहा हूं, क्या बोलते हैं? कॉटन सीड ऑयल। बाजार में जितनी भी नमकीन आती है, जितना भी चिप्स आता है, जितना कुरकुरे आते हैं, जो भी तली हुई चीज है जो पैकेट में बंद आती है जिसमें तेल का इस्तेमाल होता है, उसमें 3 तेल इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो राइस ब्रेन या पाम ऑयल। पाम ऑयल तो हजम ही नहीं होता, और तीसरा ये कॉटन सीड ऑयल। और ये सारे के सारे क्या हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएम सीड्स बोलते हैं। अब यहां तक तो पता चल गया आपको कि खाने वाले सामान में जीएम सीड है। इससे अगली कहानी कमाल की है कि ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी करी, जिसमें उन्होंने कहा जो भी इंसान या जानवर जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहा है, या तो वो या उससे अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा होगी, यानी वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। और ये अपने समाज में हो रहा है। आने वाली नई जनरेशन को बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे। ये सारा का सारा इसी वजह से है जो सामान आपको खाने का दिया जा रहा है। अब आप सोचिए, आपका बीज खत्म हो गया, आपका पानी खत्म हो गया, आपकी फसलें खत्म हो गई, बिजली गांव की अपनी है या कंपनी की है? किसकी है? कंपनी की है। यानी कंपनी जब चाहे बंद कर सकती है। कंपनी कब बंद करेगी इसको? जब आप कंपनी की बात मानना बंद कर दोगे। कंपनी की बात आप कब मानना बंद करोगे? कंपनी ने कहा लॉकडाउन लगा दिया है, गांव से कोई बाहर नहीं निकलेगा। कंपनी ने कहा कि तुम्हें 3 टीके लगने थे, तुमने 2 लगवाए हैं, तीसरा लगवाओ। कंपनी कहती है कि चौथा इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, 5वां भी लगवाना पड़ेगा। आप कह दोगे मैं नहीं लगवाता, तो कंपनी कहेगी अच्छा, तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारे बैंक के खाते के साथ भी जोड़ दिया है, तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारे वोटर कार्ड के साथ भी जोड़ दिया है, तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी जोड़ दिया, घर के कागजों के साथ भी जोड़ दिया, पानी के बिल के साथ भी जोड़ दिया, मोबाइल के साथ भी जोड़ दिया, आपके बिजली के बिल के साथ भी जोड़ दिया, ट्रैक्टर के साथ भी जोड़ दिया, आपकी गाड़ी के साथ भी जोड़ दिया, आपके जितने और बिल आते हैं सबके साथ जोड़ दिया। अगर और बैंक के खाता तो साथ में जुड़ा ही हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमने अगला इंजेक्शन नहीं लगवाया तो तुम्हारा आधार कार्ड बंद कर देंगे, और आधार कार्ड बंद कर दिया तो आपका सारी सेवाएं बंद। फिर कैसे सरवाइव करोगे आप? भाई अगला इंजेक्शन अगर आ जाए, कह रहे थे ना टीवी में, तो एक और बीमारी आएगी, एक और बीमारी आएगी। क्या है वो मालूम है बीमारी? नहीं। जिन लोगों ने दबाव में आकर, लालच में आकर, डर में फंसकर या सरकार के कहने से केमिकल अपनी बॉडी में लगवाए थे ना, अब उनको साइड इफेक्ट होने वाले हैं। और जिनको साइड इफेक्ट होने वाले हैं वो अब ये कहेगी सरकार कि ये अब नया वायरस है। असल में वो पिछली दवाइयों का असर है। और अगली दवाइयां अगर आप नहीं लोगे तो आपका आधार कार्ड बंद कर देंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो बंद रहना चाहिए। हाँ जी बताइए। तो आप तो आपस में बात करने लग गए। जो बच्चियों को स्कूलों में लगने शुरू होंगे, 8 साल से 14 साल की लड़कियों को सिविक कैंसर के जो टीके बोले हैं सरकार ने, क्या आपको मालूम है इन टीकों का ट्रायल आज से 10 साल पहले बिल गेट्स ने गुजरात में किया था आदिवासी लड़कियों के ऊपर। 1100 लड़कियों को
अपना यूट्रस निकालना पड़ा था गर्भाशय का कैंसर होने के कारण, वो लगने के बाद, वो इंजेक्शंस लगने के बाद। और अब ये आपके बच्चों को स्कूलों में लगाने वाले हैं, और आपके बच्चों के लिए बोलने के लिए कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है। आपको सरकार ये कह रही है कि हम तो तुम्हारे फायदे के लिए लगा रहे हैं? सरकार कह रही है फायदे के लिए लगा रही है। गांव का आदमी खड़ा नहीं होगा। गांव का आदमी खड़ा होगा, अगर 2-4 लोग खड़े होंगे तो उनको चुप करा दिया जाएगा, और अगर सारा गांव खड़ा होगा तो कल को आपका पानी, बिजली सब बंद कर दे देंगे। फिर क्या करेंगे? इसीलिए अगर आप सचमुच सरवाइव करना चाहते हो, अगर आप सचमुच चाहते हो कि आने वाले समय में अगली संतानों को बचाएं, तो आपको पहले इस पूरे के पूरे वैश्विक षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और यह षड्यंत्र समझने का एक तरीका है कि आपको इसके ऊपर अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये सोमदेव भाई और उनकी टीम है जो यहां आपके गांव के अंदर इस जन जागरण को जिन्होंने आयोजन किया है, जिन्होंने, मैं ये चाहूंगा कि आप सारे लोग मिलकर के एक बैठक करें। जो लोग यहां नहीं आए हैं उन लोगों को बुलाने का इंतजाम करें। इंतजाम करने के बाद एक एक बिंदु के ऊपर सोचें, और सोचने के बाद एक परिवर्तन की दिशा में आपका गांव काम करे। वो परिवर्तन क्या है कि हम लोग यदि अपने गांव में ऐसी व्यवस्था बना सकें जिसके वजह से अपने गांव की शिक्षा, अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, ये गांव तय कर सके, बजाय इसके कि सरकार आपके बच्चों को केवल वही पढ़ाएगी जो उन बच्चों को निकम्मा, क्रिमिनल, अय्याश और बेकार बच्चा बनाएगी। केवल वही पढ़ाएंगी सरकार कभी भी आपके बच्चों को काबिल बनाने के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि सरकारें आपके द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। सरकारें आपके लिए काम नहीं करती हैं। सरकारों को फंडिंग देती हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां। सरकार बनने के लिए पार्टियों को पैसा दिया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के द्वारा। सरकार को बनाने के लिए यूज होती है ईवीएम मशीनें, जिनको बनाया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। तो सरकार बनने के बाद वो नेता उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते बनकर काम करते हैं, वो आपके लिए काम नहीं करते हैं। तो ये तो गांव को तय करना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हो। मोबाइल पकड़ाया आपके बच्चों को लॉकडाउन के दौरान, जिसके बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया छोटी उम्र में, वो सभी बच्चे आज उनको बोलोगे ना मोबाइल रख दो, खाने को दौड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, खाना हजम नहीं होता है, कोई काम नहीं करते हैं, उनका किसी और काम में मन नहीं लगता है, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। और उसमें सीखते क्या हैं? सब बकवास, टोटल बकवास, एक भी काम की चीज नहीं आती है। वो आपके बच्चों को सिखाएंगे कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। वैसा सिखाते हैं ना, लड़कियां लड़कियों से कम नहीं है। वो कहेंगे कि लड़कियां वो सब कर रही हैं जो लड़के कर सकते हैं, और लड़कियां भी फंस जाती हैं उनके इस चक्कर में। अरे लड़कियों को परमात्मा ने पहले ही बहुत ऊंचा पैदा किया है। लड़कियों को वो काम करने के लिए पैदा किया है जो लड़के नहीं कर सकते। वो करने पे पीछे क्यों दौड़ रहे हो जो लड़के कर सकते हैं? नौकरियां करने लग गई लड़कियां टोल टैक्स के ऊपर। मतलब शर्म आती है मुझे उस समाज के ऊपर जिनकी बेटियां टोल टैक्स पे नौकरी करती हैं, पेट्रोल पंप पर नौकरी करती हैं, और उसको खुशी खुशी बता रहे हैं कि लड़की ऑटो चला रही थी, लेडी बस चला रही थी, कंडक्टर बन गई, वहां एयर होस्टेस बन के उनके चाउमीन बेचती हैं उसके अंदर, जहाज के अंदर बैठ के। मतलब अगर ज्यादा मुंह के ऊपर लीपापोती करके थोड़ी सी टाइट सी पैंट पहन के स्कर्ट पहन ली तो मतलब वो मॉडर्न हो जाएगी क्या? घर के अंदर जब ये तय किया जाता है कि घर की लक्ष्मी जब बताया जाता है लड़की को, तो ये कहा जाता है कि वो लड़कों से उसका स्तर बहुत ऊंचा है। सरकार एक चीज के ऊपर लगातार प्रचार करती है कि लड़का लड़की एक समान नहीं होते, लड़का लड़की एक समान।
लड़का और लड़की समान नहीं होते हैं। लड़की लड़कों से बहुत बेहतर होती है, पहले ही बेहतर होती है। उसके लिए उसका लेवल नीचे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि आपको अपनी बेटी पढ़ानी है। क्या पढ़ाना है? रट्टे मरवाने हैं। रट्टे मरवा कर क्या करना है? नौकर बनाना है, टोल टैक्स पे लगना है 12वीं करके। नहीं, हमको हमारी बेटियों को क्या पढ़ाना है? हमको हमारी बेटियों को यह पढ़ाना है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। आयुर्वेद, चिकित्सा, हमको यह सिखाना है अपनी बेटियों को। दुनिया भर का ज्ञान, सारा अर्थशास्त्र समझ सकती हैं वो। किसी को भी, किसी भी बच्चे को यह नहीं पढ़ाया जाता कि रुपया पैसा क्या होता है। हम भाग तो लेते हैं, नौकरी करते हैं पैसों के लिए, और हमें यही नहीं पता है कि पैसा क्या होता है। आपको मालूम है 500 रुपए का नोट कितने का होता है? कितने का होता है 500 रुपए का नोट? 500 का? 500 रुपए का नोट छापने में 3 रुपए लगते हैं। एक नोट छपने में 3 रुपए का खर्चा आता है। यानी 500 रुपया जब आपको देती है सरकार, 500 रुपए की मेहनत आपने करी और आपको 500 रुपए का नोट देती है, तो वो 3 रुपए दे रही है असल में वो आपको। और होना क्या चाहिए? आपको 500 रुपए दे। हाँ, उस पर लिखा होता है नोट के ऊपर, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो 500 रुपए कहां है? वो रिजर्व बैंक के पास रखे हैं। सोना रखा है वहां 500 रुपए का, 1 रुपए का 777 मिलीग्राम सोना। वो कोई नहीं बताएगा आपको। और पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा समाज बैंकों के कर्जे के नीचे दब जाएगा। और हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि ना तो आपका वकील बताएगा, ना बैंक का मैनेजर बताएगा, ना गांव का सरपंच बताएगा, ना कोई और बताएगा। सिर्फ एक ही बात बताएंगे, तुमने कर्जा लिया था, तुमको देना पड़ेगा। अच्छा भाई, अगर कर्जा ना दें तो बोले तुम्हारा घर नीलाम होगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक से भारत की सरकार ने कर्जा लिया हुआ है? पता है? मैं तो जब से पढ़ रहा हूं, मैं तो जब से बच्चा था तब से सुनता हूं कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया भारत सरकार ने, और हर साल उसका ब्याज भी चुकता नहीं कर पाती। तो वर्ल्ड बैंक ने जो पैसा दिया होगा वो फ्री फंड में दे दिया होगा या कुछ गिरवी रखा होगा? कुछ तो गिरवी रखा होगा ना। वो क्या गिरवी रखा होगा? कुछ पता है? चलिए मैं आइडिया देता हूं आपको। कोई है यहां जिसने मकान बनाने के लिए लोन लिया हो कभी? है कोई? किसी ने लिया? चलो कोई जानकार ने लिया होगा किसी ने। मैं बताता हूं। जब हमारे पास एक पुश्तैनी प्लॉट पड़ा हुआ है मान लो, और उस पुश्तैनी प्लॉट पर मकान बनाना है, प्लॉट की कीमत है 5 करोड़ रुपया। कितनी? 5 करोड़ रुपया। और मुझे उस पर मकान बनाना है और उसकी कीमत है 2 करोड़ खर्चा आना है। प्लॉट मेरा अपना है 5 करोड़ का, 2 करोड़ का मुझे लोन चाहिए। तो जब बैंक से मैं 2 करोड़ रुपए का लोन लेने जाऊंगा तो बैंक मुझसे ऊपर की ईंटों के कागज लेगा या प्लॉट के कागज लेगा? किसके लेगा? प्लॉट के कागज ले लेगा। असल में तो टोटल सामान कितने का हो गया? 7 करोड़ का। और वो कितने में दिया? 2 करोड़ में कागज मैंने दे दिए बैंक को। अगर मैं वो 2 करोड़ चुकता नहीं कर पाऊंगा तो बैंक ऊपर वाला मकान लेके जाएगा या प्लॉट भी साथ में लेके जाएगा? प्लॉट साथ में लेके जाएगा ना। अब आपको जो बात समझनी है वो ये है, सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज एक समझनी है कि जो 71 रुपया काम अपने मोर्चे के लिए, हाँ मोर्चे के लिए, इसके लिए नासिर, क्या नाम है उसके नाम, रतन के लड़के के लिए, रतन के लड़के के लिए। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक। अब जो ये पैसा जो 7 करोड़ रुपया बना, ये 7 करोड़ का सामान जो 2 करोड़ में ले गया, ये क्या था?
इसका अपने भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कैसे होगा कि जब आपकी सड़कें बनाने के लिए पैसा वर्ल्ड बैंक से लिया गया, आपके स्कूल बनाने की बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा वर्ल्ड बैंक से लिया गया, अस्पताल बनाने के लिए, सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए, जब दूसरी चीजें बनाने के लिए जब पैसा वर्ल्ड बैंक से लिया गया, तो आपको पता चले कि वर्ल्ड बैंक ने आपकी जमीन, आपके खेत, आपकी गलियां, आपके स्कूल, आपके जोहड़, आपके अस्पताल, आपके सचिवालय, आपकी सब जमीनें पहले मॉर्गेज रखी हैं, तब जाकर के उस पर बिल्डिंग बनाने का पैसा दिया जा रहा है। यानी कि अपने पूरे देश को गिरवी रख के वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रही है सरकार। तो यदि बैंकों से पैसा लेने वाला, कर्जा लेने वाला किसान कसूरवार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने वाली सरकारें उससे भी बड़ी कसूरवार होनी चाहिए। लेकिन इस पर चर्चा कोई नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब आपको सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देनी है आज के टाइम पर, जिसकी वजह, जो कारण है हमारा आपके बीच आने का, वो ये है कि क्या ये हालत ऐसे ही रहने दी जाए या इसके ऊपर हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए? करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है यहां जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं उन सबसे, जो गांव के नौजवान बच्चे हैं उनसे, ग्राम पंचायत है, सरपंच साहब यहां बैठे हुए हैं और सारे जागृत साथी बैठे हुए हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि एक काम करिए, आप बैठ करके इसके ऊपर सीरियस चर्चा कीजिए और दो चीजों पे निर्णय लेने की कोशिश कीजिए। यदि आप कर सकते हैं अपने गांव को बचाने के लिए, भविष्य में फिर से इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि बीमारियां भी आएंगी, सरकारें भी दोबारा आएंगी, दंगे भी दोबारा आएंगे, भूखमरी भी आएगी, इससे गई नहीं है कहीं भी, दोबारा से आने वाली है आपके गांव के अंदर। इससे बचने का एक तरीका है, इकट्ठे होकर कुछ चीजों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। पहली चीज जिसके ऊपर काम करना है, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चार चीजों का फैसला गांव लेगा। ये गांव के लोगों को समझाओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाकर गांव के लोगों को एक एक करके, या तो आपको मोहल्ले वाइज मीटिंग लेनी पड़ेगी या उनको इकट्ठा बुलाना पड़ेगा। एक बार बुलाने से समझ में नहीं आएगा, 2 बार बुलाएंगे, 4 बार बुलाएंगे, 10 बार, लेकिन एक बार समझ आ गया फिर इशू खत्म। कि पानी के ऊपर फैसला गांव लेगा, जंगल बनाने पर फैसला गांव लेगा, जंगल कटेगा कि नहीं कटेगा इसका फैसला गांव लेगा। कोई उद्योग धंधा यहां लगने वाला है, कोई फैक्ट्री लगने वाली है, कोई शुगर मिल लगने वाला है, या कोई भी नया इथेनॉल का प्लांट लगना है, यहां कोई, या फिर डंपिंग यार्ड बनना है, तो उसका फैसला गांव लेगा, सरकार नहीं लेगी। जल, जंगल, जमीन, जमीन का अधिग्रहण ऐसे नहीं होगा कि आप आए, आपने कहा ये वाली जमीन हमको चाहिए, यहां फैक्ट्री लगेगी, नहीं। गांव कहेगा तो मिलेगी जमीन, नहीं कहेगा तो नहीं मिलेगी। और जानवर, अभी ये कानून बनाने वाले हैं कि आप एक से ज्यादा गाय या भैंस नहीं रख सकते। फिर उसके बाद आपके साथ समस्या आने वाली है, अगर रखोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। अभी भी किसान कितना टैक्स दे ही रहा है, पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है, यूरिया पे, डीएपी पे, डीजल पे, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स पे, ट्रैक्टर्स पे, सब पे टैक्स दे रहा है। खत्म ही करवा देंगे, कम काहे करवाएंगे। जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 चीजों का फैसला कौन लेगा? गांव। दूसरी चीज जो हमको, जिसके ऊपर काम करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। 5 चीजों में से पूंजीवाद को निकालना है। अगर शिक्षा पैसे से मिलेगी, बढ़िया शिक्षा अगर पैसों से प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ पाएंगे। अगर स्वास्थ्य पैसों से मिलेगा तो फिर हमारी हेल्थ, पैसे होंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो बीमार पड़े रहेंगे। न्याय का भी यही हाल है, वकीलों को देने के लिए, पुलिस को देने के लिए, अदालतों में खर्चा करने के लिए पैसा अमीरों के पास है, गरीब आदमी के पास नहीं है। राजनीति और खेती, इन सब से पूंजीवाद को निकाल कर बाहर करना पड़ेगा, तब केवल हम लोग बच सकते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती से पूंजीवाद को निकालना है।
जल जंगल जमीन जानवर का फैसला गांव लेगा। इसके ऊपर आप लोग गांव के लोग निर्णय लीजिए। यदि आपको लगता है कि भविष्य में हमको आने वाले वक्त में उन चुनौतियों का सामना मिल करके करना है, तो मूल रूप से मूल चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप कहने को बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि रात का समय है और मेरे ख्याल से आप सब लोग इस बात के लिए तैयार होकर के भी नहीं आए होंगे कि कितना लंबा बैठना पड़ेगा। फिर भी आप इतनी देर रात तक जागे हुए हैं, बैठे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस जन जागरण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा के साथियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से हम लोग आभारी हैं। आप सभी लोगों ने इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए इस अभियान को कंटिन्यू करना है और आप इसको कंटिन्यू करेंगे, इस उम्मीद में मैं आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूं।